अर्ज किया है कि गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है। गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है। हम जैसे बहादुर मर्द तो शादी करके रोज खतरों से खेलते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया। केम छो बच्चों, मजाમાં? वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन का टॉपिक जिसका नाम था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो ही आगे का टॉपिक प्रोसीड करते हुए जिसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए देखते हैं क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में डिफरेंस। तो बच्चों सबसे पहले जानने की रिक्वायरमेंट है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक फोर्स ऐसे लगती है और दूसरी फोर्स ऐसे लगती है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पार्टिकल पर पहले वाली जो फोर्स लगी ये उसका हेड था और इसका ये टेल था। लेकिन इस बार हमारे पास क्या कंसेप्ट आएगा बच्चों कि इस पार्टिकल पर एक फोर्स ऐसे लग रही है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स ऐसे लग रही है इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स का नाम ए दे दिया, इस फोर्स का नाम बी दे दिया। मैं थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए। तो बच्चों ये देखो एक पार्टिकल हो गया, एक फोर्स ये लगी और एक फोर्स ये लगी। इस फोर्स का नाम ए हो गया और इस फोर्स का नाम बी हो गया और इनके बीच में एंगल बना ये थीटा। तो पिछली बार क्या था कि एक का हेड और दूसरे का टेल कनेक्ट था। इस बार क्या हुआ कि पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का टेल कनेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। इसको अगर मैं यहां पर कंप्लीट करूं एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में तो यहां पर बच्चों ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। नाम दे दिया इसको मैंने V W X Y और यहां पर हम पहले की तरह एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, इसको आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। यहां पर नाम डाल दिया आपने Z, ये हो गया एंगल 90। ये अगर थीटा है तो ये भी बच्चों आपके पास थीटा होगा। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल हैं, ये अगर लाइन ऐसे काटती है ट्रांसवर्सल, ये और ये आपके पास एंगल बराबर होते थे। आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास दोनों के दोनों निकल कर आए थीटा, दोनों के दोनों बच्चे निकल कर आए आपके पास थीटा। अब पिछली बार आपके पास क्या होता था कि अगर एक पार्टिकल पर फोर्स लगी ऐसे, दूसरी फोर्स लगी ऐसे, तो रिजल्टेंट होता था थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। इस बार बताइए रिजल्टेंट आपके पास क्या आया? इस बार बच्चों रिजल्टेंट आपके पास आया इस बनने वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल। बच्चों ये जो डायगोनल आपको मिला ये माना जाएगा आपका रिजल्टेंट। क्या माना जाएगा बच्चों? रिजल्टेंट। ये आपके पास बी हो गया तो अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये भी आपको बी ही मिलेगा। बिल्कुल 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 डेरिवेशन आपको हूबहू पहले जैसी ही करनी है, रत्ती भर भी इसमें डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो मैं आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं। पिछले वाली वीडियो आप देख लेना। अगर मैं इतना हिस्सा इसका कंसीडर ना करूं तो ये वाला डायग्राम आपके पास बनेगा बिल्कुल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह, जिसमें ये वाला पार्ट आपके पास निकल के आया था बी साइन थीटा, ये निकल के आया था बी कॉस थीटा। और बात कर लेते हैं एक बार ट्रायंगल वी जेड और एक्स में। ट्रायंगल एक्स वी और जेड में एक बार हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पर अगर मैं लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम, यहां पर अगर मैं लगाता हूं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम,
तो पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर बात करूं एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो एच आपको मिला इस ट्राइंगल में आर, एच मिला आपको बच्चों आर, परपेंडिकुलर आपको मिला ये वाला लाइन एक्स जेड जिसका नाम है बी साइन थीटा, जिसका नाम है बच्चों बी साइन थीटा, और बेस आपको मिला बच्चों a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अगर मैं आगे चलूं आर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया बच्चों बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जब करेंगे तो ये आपको मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपको मिला बच्चों 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से अगर मैं बोलूं 2ab कॉस थीटा आपको मिला यहां पर। अगर ध्यान से देखिए मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं b स्क्वायर, बच्चों मैं इन दोनों में से अगर कॉमन ले लूं b स्क्वायर तो r स्क्वायर मेरे पास आया, b स्क्वायर कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास बचा a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप जैसा कि जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो r स्क्वायर आपके पास आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर अगर मैं हटा दूंगा तो यहां पर आ जाएगा रूट, तो कुल मिलाकर बच्चों आपके पास रिजल्टेंट आया r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पे अंडर रूट। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये कंडीशन मैक्सिमम कब होगी। कॉस थीटा की बच्चों 3 वैल्यूज होती हैं। बेसिकली आपने कॉस थीटा की 2 वैल्यू पढ़ी होंगी 10th क्लास तक, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। अब आ चुके हो 11वीं कक्षा में, और 11वीं कक्षा के अंदर कॉस की जो बच्चों मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। तो यहां पर हम वही कंसेप्ट यूज करने के देखते हैं एक बार हमारे पास क्या मिलता है। फर्स्ट हमें मिला इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा 0 होने का मतलब हो गया कि दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं। अगर मैंने इस पर फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, पीछे से मेरे दोस्त ने आगे फोर्स लगाई 3 न्यूटन की, तो नेट फोर्स बच्चों मेरे पास हो गई 13 न्यूटन की। क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं तो थीटा हम मानेंगे बच्चों यहां पर 0 डिग्री। इसको हम बोलेंगे पैरेलल फोर्सेस। तो ऐसी कंडीशन में रिजल्टेंट हमारे पास क्या मिलेगा, cos थीटा हमारे पास क्या मिलेगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा बच्चों 1, और रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। आप इसको यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे cos 0 1 हो जाएगा, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पे है रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, r इक्वल्स टू a प्लस बी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चों, सेकंड पॉइंट है आपके पास थीटा अगर आता है आपके पास 180 डिग्री, 180 का मतलब क्या हो गया, मैंने यहां से फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, यहां से फोर्स लगाई गई है 8 न्यूटन की, तो नेट फोर्स बची मेरे पास 10 में से 8 गए 2 न्यूटन की। तो इसको हम बोलते हैं, ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल फोर्सेस। क्या बोलते हैं बच्चों, एंटी पैरेलल फोर्सेस। ऐसी कंडीशन में r आपके पास आएगा a माइनस बी। ये कंडीशन है मैक्सिमम की और ये कंडीशन है बच्चों मिनिमम की। अगर मैं एक तीसरी कंडीशन की और बात कर लूं, उस कंडीशन में थीटा अगर मैं 90 मान लूं तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे पर 90 हो गई, और आप जानते हो cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 90 की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा का पूरा पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। r आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे अंडर रूट। ये तीन एक ऐसी कंडीशन बताई जो नॉर्मली हम बिना किसी फॉर्मूले के अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दूसरा एंगल आपको दिया हुआ है 30 का, 45 का, 60 का, 120, 150, तो आपको उसमें फॉर्मूले के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो ये था आपके पास मैग्नीट्यूड। बात कर लेते हैं बच्चों डायरेक्शन की, किस तरीके से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट जो होगा वो भी अल्टीमेट आपके पास वेक्टर ही होगा। दो वेक्टर्स को अगर हम जोड़ेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो भी आपके पास एक वेक्टर ही आने वाला है। तो यहां पर हम बात करते हैं रिजल्टेंट ने अगर इस वेक्टर a के साथ एंगल बनाया ये वाला बीटा, तो बच्चों tan बीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर कितना आया, x से लेकर z तक जो है b sin थीटा, और बेस आया यहां से लेकर यहां तक जो है a प्लस दिस, और ये था आपके पास b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। तो इस तरीके से आपके पास एंगल निकल आएगा। सपोज करो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है कि tan बीटा की वैल्यू निकलती है आपके पास 1, तो आप समझदार हो, tan बीटा की वैल्यू 1 कहां पर आएगी बच्चों, tan बीटा की वैल्यू 1 वहां पर आएगी जहां पर बीटा आएगा वैल्यू 1 निकल के आएगी, बीटा की वैल्यू 1 निकल के आएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री बीटा की। अगर tan बीटा बच्चों आपके पास आता है √3, तो ऐसी कंडीशन में बीटा आपके पास आ जाएगा 60, और अगर tan बीटा आपके पास आता है 1/√3, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इन केस tan बीटा आपके पास आता है, सपोज करो ऐसी कोई वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारे पास होती नहीं है, सपोज करो वो आता है 1/3। अब 1/3 तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं है, तो आप यहां पर क्या काम करोगे, बीटा आप ले लोगे tan इनवर्स, tan जब इधर जाता है तो इनवर्स बन जाता है, और ये बन गया 1/3। तो इस तरीके से आप बीटा की वैल्यू केवल इतनी फाइंड आउट करके छोड़ देंगे, बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स 1/3, और आप इसको इतना ही आगे छोड़ देंगे। तो ये था आपके पास डायरेक्शन निकालने के लिए। अगर हम एक दो न्यूमेरिकल्स देख लें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन। तो बच्चों डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, आपके पास टॉपिक था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। It states that if two vectors are acting on a particle, if two vectors are acting on a particle are represented in magnitude and direction by the two adjacent का मतलब होता है बच्चों पड़ोसन, ना सॉरी पड़ोसन, अरे हाँ, अरे एक ही बात है, समझ जाओ। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram, then their resultant will be shown by the diagonal of the parallelogram। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर दो एडजेसेंट साइड किस चीज को शो कर रही हैं, दो वेक्टर्स को शो कर रही हैं जो एक ही पार्टिकल पर लग रहे हैं एक ही समय में, तो उनका डायगोनल जो होगा वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा उस समय रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो ये था आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं फटाफट, आप लोग पॉज करके इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना। फटाफट देख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल्स एक दो। सपोज करो बच्चों आपको दे दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 न्यूटन। आपको निकालना है रिजल्टेंट कब, जब इनके बीच का इंक्लिनेशन थीटा की वैल्यू दे दी गई है 60 डिग्री। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेंगे। तो यहां पर आपको बोला गया है रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पे रूट, इस तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पर रिजल्टेंट। तो a
5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, b है 4, 4 का स्क्वायर 16, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4, थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 60 डिग्री पे रूट। ये आपके पास आ गया 25 और 16 41 प्लस 5 दूनी 10 और चौक 40। और जानते होंगे आप लोग cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ जरा। cos 60 की वैल्यू 1/2 और इस पे रूट ये चला गया 20 बार, 41 और 20 61 पे रूट। अप्रोक्सीमेटली अगर आप निकालोगे तो 7.85 या 7.9 के आसपास आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 64 होता पूरा तो डेफिनेटली आपके पास 8 आता। तो ये 3 कम है, तो अप्रोक्सीमेटली 7.7 या 7.8 के आसपास आपका आना चाहिए। बात कर लेते हैं एक बार एंगल की, एक बार डायरेक्शन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था tan बीटा होता है b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा लेट बीटा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वेक्टर a, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होगा, b की वैल्यू थी आपके पास 4, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास थी 60 डिग्री, नीचे a की वैल्यू थी 5 प्लस b की वैल्यू थी 4 और साथ में आया आपके पास cos 60, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये आपके पास आया 4, साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 और a की वैल्यू 5 प्लस 4 cos 60 की वैल्यू हो गई बच्चों 1/2। ये आ गया आपके पास 2√3, नीचे आपके पास आ गया 5 और 2 7। तो ये tan बीटा जो आपके पास निकल के आया ये था बच्चों 2√3/7। और आपको मैंने बताया था अगर आपके पास एंगल फाइंड आउट नहीं हो सके तो आप इसको ऐसे इजीली छोड़ देंगे। तो बीटा की वैल्यू आपके पास आई tan इनवर्स 2√3/7। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन और लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना आप लोग। कि अगर दो वेक्टर्स लग रहे हैं एक पार्टिकल पर एक ही समय और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है सेम, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है सेम। यहां पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are acting on a particle किस एंगल पर लग रहे हैं, at a certain angle and if the magnitude of resultant if the magnitude of resultant is equal to either of the vector find the inclination। आपको क्या निकालना है बच्चों, उनके बीच का इंक्लिनेशन। अब क्वेश्चन समझते हैं एक बार ध्यान से। अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड है सपोज करो x और x, वो कितने एंगल पर लगे, मेरी फोटो कम हुई, हाँ, वो कितने एंगल पर लगे जिससे कि उनका जो रिजल्टेंट आए वो भी वो भी इनके बराबर ही निकल के आए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि a का जो मैग्नीट्यूड है, b का जो मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बच्चों तीनों को हमने सेम मान लिया, दैट इज कॉल्ड x। आपको निकालना है a और b के बीच का इंक्लिनेशन, दैट इज योर थीटा। ऐसी कंडीशन में देखते हैं तो r आपके पास होता है r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r की वैल्यू x मानी थी तो ये हो गया x स्क्वायर
ए को भी x माना था x स्क्वायर, ये भी हो गया x स्क्वायर, 2 ये हो गया x और ये हो गया x, साथ में cos थीटा आपको निकालना है बच्चों। x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, ये x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करी 2x स्क्वायर, साथ में है cos थीटा बराबर 0, तो 2x स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, आपके पास बचा 2 cos थीटा की वैल्यू -1 और cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। अब इसको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं, 2-3 स्टेप मेरे और आ जाएंगे, अदरवाइज आप इतना इसको समझिए कि cos थीटा की वैल्यू जो -1/2 आएगी वो आती है थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री पर। अगर इसको पाई की फॉर्म में बोला जाए तो 2π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 3 से डिवाइड करा 60 बचा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 120। तो बच्चों अगर एंगल बनता है दो वेक्टर्स के बीच में, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनके बीच में अगर एंगल बनता है 120, तो रिजल्टेंट आप आंख बंद करके, आंख खोल के, सॉरी आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के आप लगा देंगे क्या कि रिजल्टेंट जो आएगा वो उन्हीं दोनों वेक्टर्स के इक्वल ही आएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको पॉज करके वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या मतलब होता है बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, आइए देखते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर इसको बोला जाए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन। बच्चों बात करते हैं, ये देखिए, ये आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई, ये आपके पास एक वाई एक्सिस हो गई। मान लो अगर कोई वेक्टर है वो इस तरीके से इस प्लेन में पड़ा हुआ है, इस वेक्टर का नाम दे दिया हमने ए, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली ए। ये अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ऊपर वाले के साथ कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा, पूरा हो गया 90, ये थीटा है तो ऊपर वाला कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। अब इस ए को अगर मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूं, सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है 2i + 3j, तो अगर मैं इसको केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक करूं तो मेरी वैल्यू आएगी 2, अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक करूं तो मेरी वैल्यू आएगी 3। इससे ये पता चल रहा है कि वो वेक्टर जो है x के अलोंग कितना चला और y के अलोंग कितना चला। सेम सिस्टम यहां पर समझो बच्चों, इस वेक्टर की वैल्यू x के अलोंग निकालनी है और इस वेक्टर की वैल्यू y के अलोंग निकालनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपको ध्यान होगा x के अलोंग जो मैंने यूनिट वेक्टर बताया था वो था i, और y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर बताया था वो था j। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे ट्राइंगल कंप्लीट कर दूं तो हम बोल सकते हैं कि ये हो गया O, ये हो गया P, ये हो गया Q। और दूसरी बात, इस A का ये जो कंपोनेंट माना जाएगा, कंपोनेंट मतलब हिस्सा, खंड, टुकड़ा, इस A का ये वाला जो टुकड़ा माना जाएगा, ये वाला जो खंड माना जाएगा, इसको हम बोल देते हैं A वेक्टर। बात को जमी नहीं, अरे ये भी है और ये भी A कैसे पॉसिबल है? तो इसको और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम बोलते हैं वेक्टर A का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इतनी बात क्लियर है? केम छो मजामा। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहां पर कंप्लीट करूं इस तरीके से फिगर को, तो इस A का इसके अलोंग जो निकल कर आएगा वो आएगा वेक्टर A और अलोंग y एक्सिस। अगर ये वाला हिस्सा ay है तो डेफिनेटली ये वाला हिस्सा भी ay होगा। तो यहां पर अगर मैं पॉइंट का नाम दे दूं OPQ, इसका नाम दे दिया R, ये अगर ay है तो ये भी आपके पास कितना होगा बच्चों ay ही होगा।
तो आपके पास वेक्टर ए जो आया वो दो टुकड़ों में टूट गया, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, जैसे मैंने इसको इन दो फॉर्म में ब्रेक करा है, अगर मैं इन दोनों को वापस ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर ए। तो यहां पर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे बच्चों कि वेक्टर ए जो आपके पास निकल के आएगा वो होगा वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। और ये आता है एक तरीके से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको यही तो कहता था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको यही तो कहता था कि दो वेक्टर्स को अगर हम जोड़ दें, यहां से ये गया यहां तक और यहां से गया ये यहां तक और ये डायरेक्टली ऐसे जा रहा है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब यही तो था कि इसकी इस वाले वेक्टर की टेल और इस वाले वेक्टर का हेड जुड़ा हुआ है और यहां पर आके अपोजिट डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट आ गया। तो वेक्टर ए जो है एक तरीके से इस टाइम रिजल्टेंट है, ये जो है एक्स के अलोंग, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है, वाई के अलोंग जो है ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है। तो ये आपके पास निकल गया एक कंसेप्ट। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों, देखिए वेक्टर ए हमने लिख दिया वेक्टर ए जो एक्स वाला था उसका मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर जो वाई के अलोंग वाला था उसका मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से समझिए, क्या लेफ्ट हैंड साइड पर अगर वेक्टर है तो वो राइट हैंड साइड पर स्केलर क्वांटिटी के बराबर आ सकती है? ना ना ना। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसेप्ट आपको बताया था मैंने, किसी भी वेक्टर को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं बच्चों, स्केलर इनटू में यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास हो गया मैग्नीट्यूड और इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, एक्स के अलोंग का यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा आई कैप। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आई कैप से, तो डेफिनेटली यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जे कैप से। एक तरीका हमारे पास ये हो गया। और तीसरा तरीका जो सबसे इजी वाला है, ये एंगल किस काम में आएगा, ये एंगल जब टीचर ने एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है तो किस काम में आएगा। तो बच्चों इस एंगल के अलोंग अगर मैं निकालता हूं तो सबसे पहले देखो इस ट्राइंगल में क्या लेंगे आप, इस ट्राइंगल में अगर मैं लेता हूं यहां पर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया ए वाई, हम यहां पर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ए वाई अपॉन में हाइपोटेनियस हो गया वेक्टर ए। तो ए वाई बच्चों आपके पास कितना आया, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। उसी तरीके से अगर बात करूं मैं कॉस थीटा की, जो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस आपके पास आया ए एक्स, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और हाइपोटेनियस आया फिर से वही ए। तो आपके पास ए एक्स कितना आ गया, ए कॉस थीटा। तो यहां पर मैं इस वेक्टर ए को, ए एक्स के मैग्नीट्यूड को हमने किससे शो करा, ए एक्स के मैग्नीट्यूड को हमने शो करा बच्चों ए कॉस थीटा, साथ में है आई कैप। ऐसे ही ए वाई के मैग्नीट्यूड को शो करा ए साइन थीटा और साथ में है जे कैप। एक बहुत ही सरल और सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन आपके पास ये भी निकल के आया वेक्टर ए का। अच्छा यहां से बात करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने की। तो बच्चों ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा यहां पर किस तरीके से, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास आया बच्चों ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन में था ए साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये आया ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया, आप ध्यान से देखिए, यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर हो जाएगा 1। तो ए स्क्वायर हम ले लेंगे कॉमन, तो ए स्क्वायर आपके पास आएगा बच्चों एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इस पे चढ़ जाएगा रूट।
इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बोलूं कि जी आपको किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। अगर वो अलोंग द लाइन होगा, अलोंग द प्लेन होगा या अलोंग द स्पेस होगा। एक वेक्टर है a 2i प्लस 3j। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा 2 का स्क्वायर, x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो आपका जो मैग्नीट्यूड आया बच्चों वो निकल के आया 13। अगर यहाँ पर माइनस का 3 होता तो भी हम यहाँ पर प्लस लेंगे, क्योंकि -3 का जो स्क्वायर निकल के आएगा वो प्लस का 9 ही आने वाला है। तो इस तरीके से हमने किसी एक प्लेन में पड़े हुए वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे मोशन इन अ स्पेस, तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई स्पेस में एक वेक्टर पड़ा हुआ है जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।